क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक काल के बाद भारत में इतने बड़े बड़े राज्य कैसे बने? कैसे छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बने? और क्यों मगध जैसा राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? और क्या यही वो समय था जब समाज में नए विचारों का जन्म हुआ, जब लोगों ने परंपराओं से हटकर नए रास्ते चुने और दो महान धर्म बौद्ध और जैन की शुरुआत हुई? नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ल्यूसेंट जी के आधारित हमारी विशेष ऑडियो बुक सीरीज, जहां हम प्राचीन भारत के हर महत्वपूर्ण अध्याय को आसान और गहराई से समझते हैं। इस श्रृंखला में हम केवल तथ्यों को नहीं बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका ज्ञान मजबूत और स्पष्ट बन सके। पिछले एपिसोड्स में हमने इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को विस्तार से समझा। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अध्याय में, महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये वो समय था जब भारत में राजनीतिक शक्ति का विस्तार हुआ, बड़े राज्यों का निर्माण हुआ और समाज में नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। इस पूरे एपिसोड में हम समझेंगे कि महाजनपद कैसे बने, मगध क्यों सबसे शक्तिशाली बना और कैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने नए मार्ग दिखाए। हम इस विषय को एक क्रमबद्ध और सरल डिस्कशन फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और लंबे समय तक याद रख सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में ये परिवर्तन कैसे आया और इसका आगे के समय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस पूरे एपिसोड के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म की इस महत्वपूर्ण यात्रा को। तो चलिए अब हम इस अध्याय के पहले लेसन की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन और टाइमलाइन। सबसे पहले ये बताइए कि वैदिक काल के बाद अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल। वैदिक काल के अंत तक समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। लोग स्थायी रूप से बस चुके थे, कृषि विकसित हो चुकी थी और जनसंख्या भी बढ़ने लगी थी। इन सभी कारणों से छोटे छोटे जन बड़े क्षेत्रों में फैलने लगे। यानी अब समाज पहले की तरह बिखरा हुआ नहीं रहा? बिल्कुल, अब समाज अधिक संगठित हो गया था। छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बने और आगे चलकर यही महाजनपद में विकसित हो गए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये समय राजनीतिक विकास का था? जी हाँ, ये समय भारत में बड़े राज्यों के निर्माण का था। अब शासन व्यवस्था मजबूत होने लगी और राजा की शक्ति भी बढ़ने लगी। इस समय की समय सीमा क्या मानी जाती है? महाजनपद काल को सामान्यतः लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी ये वही समय है जब भारत में नए धार्मिक विचार भी सामने आए? बिल्कुल सही। इसी काल में समाज में कई प्रश्न उठने लगे थे, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों होता है और इसका समाधान क्या है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए नए धर्मों का जन्म हुआ? जी हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसी समय विकसित हुए। इन दोनों धर्मों ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को सरल तथा व्यवहारिक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। तो अगर हम इस पूरे काल को एक साथ समझें तो ये केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन का भी समय था? बिल्कुल, ये एक परिवर्तनकारी काल था, जहां एक ओर बड़े बड़े राज्य बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर नई विचार और नई सोच भी विकसित हो रही थी। अब अगर हम टाइमलाइन को एक बार स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो वो कैसे होगी? बहुत सरल तरीके से समझें। पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर वैदिक काल और उसके बाद महाजनपद काल का उदय हुआ। यानी ये एक क्रमिक विकास था जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जी हाँ, और इसी क्रम को समझना इतिहास को समझने की कुंजी है। तो इस लेसन में हमने ये समझा कि वैदिक काल के बाद समाज कैसे विकसित हुआ और महाजनपद काल की शुरुआत कैसे हुई। अगले लेसन में हम विस्तार से जानेंगे महाजनपद क्या थे और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय को और गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले लेसन की ओर। महाजनपद क्या थे? सबसे पहले ये बताइए कि जनपद और महाजनपद में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले जन को समझते हैं। ये एक जाति या कबीले के रूप में होता था, जहां लोग एक ही समूह में रहते थे। यानी ये एक छोटा और प्रारंभिक सामाजिक समूह था? जी हाँ। अब जब यही जन एक निश्चित स्थान पर बसने लगे और उस क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया, तो उसे जनपद कहा जाने लगा। मतलब जन प्लस पद, यानी लोगों का अपना क्षेत्र। बिल्कुल सही। और जब ये जनपद और भी बड़े, शक्तिशाली और संगठित हो गए, तो उन्हें महाजनपद कहा गया। यानी ये छोटे समूहों से बड़े राज्यों तक का विकास था? जी हाँ, यही इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है, राजनीतिक एकीकरण और बड़े राज्यों का निर्माण। तो कुल कितने महाजनपद थे? इतिहास में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या ये सभी एक जैसे थे या इनमें भी कुछ अंतर था? इनमें काफी अंतर था।
कुछ महाजनपद राजतंत्र थे जहां राजा शासन करता था, जबकि कुछ गणतंत्र थे जहां सत्ता एक समूह या सभा के हाथ में होती थी। यानी उस समय दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था मौजूद थी। बिल्कुल, ये इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या इन महाजनपदों के बीच आपस में संघर्ष भी होता था? जी हाँ, अक्सर सभी महाजनपद अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उनके बीच युद्ध और प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। तो क्या इसी प्रतिस्पर्धा से कुछ महाजनपद ज्यादा शक्तिशाली बन गए? सही कहा आपने। मगध, कोशल, वत्स और अवंती जैसे महाजनपद धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे। यानी ये एक प्रकार का पावर स्ट्रगल था जिसमें कुछ राज्य आगे निकल गए। जी हाँ, और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप आगे चलकर बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ। अगर हम इस पूरे लेसन को एक वाक्य में समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि महाजनपद वे बड़े और संगठित राज्य थे जो छोटे छोटे जनपदों के विकास से बने और जिन्होंने प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना को मजबूत किया। तो इस लेसन में हमने जन से महाजनपद तक की पूरी यात्रा को समझा। अगले लेसन में हम विस्तार से जानेंगे उन 16 महाजनपदों के बारे में जो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां थीं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय को और विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण लेसन की ओर, मगध का उदय। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मगध के शक्तिशाली बनने के पीछे कई कारण थे और यही कारण इसे अन्य महाजनपदों से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या माना जाता है? सबसे पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। मगध गंगा के उपजाऊ मैदान में स्थित था, जिससे वहां कृषि बहुत अच्छी होती थी और अन्न की कोई कमी नहीं थी। यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था प्राकृतिक संसाधन। मगध के पास लोहे की प्रचुर मात्रा थी, जिससे मजबूत हथियार और औजार बनाए जा सकते थे। तो क्या इसका असर उसकी सैन्य शक्ति पर भी पड़ा? जी हाँ, लोहे के हथियारों के कारण मगध की सेना बहुत शक्तिशाली बन गई थी। क्या और भी कोई कारण था? हाँ, एक और महत्वपूर्ण कारण था नदियों का जाल। गंगा, सोन और अन्य नदियों के कारण वहां परिवहन और व्यापार बहुत आसान था। यानी व्यापार और संचार भी मजबूत था। बिल्कुल। इसके अलावा मगध के शासक भी बहुत कुशल और महत्वाकांक्षी थे। क्या आप कुछ प्रमुख शासकों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, सबसे पहले बिंबिसार का नाम आता है। उन्होंने कूटनीति और विवाह संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। यानी उन्होंने युद्ध के साथ साथ समझदारी से भी राज्य को मजबूत किया। सही कहा आपने। इसके बाद अजातशत्रु आए, जिन्होंने युद्ध के माध्यम से अपने राज्य का और विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो क्या ये कहना सही होगा कि मगध की शक्ति केवल संसाधनों पर नहीं बल्कि उसके शासकों की नीतियों पर भी निर्भर थी? बिल्कुल। संसाधन और नेतृत्व दोनों का संतुलन ही मगध को सबसे शक्तिशाली बनाता है। क्या राजधानी का स्थान भी महत्वपूर्ण था? जी हाँ, प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी, जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी और रक्षा के लिए बहुत सुरक्षित थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो व्यापार और प्रशासन के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। यानी सुरक्षा और व्यापार दोनों को ध्यान में रखकर राजधानी का चयन किया गया था। बिल्कुल। यही रणनीति मगध की सफलता का एक बड़ा कारण बनी। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मगध का उदय उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, मजबूत सेना और कुशल शासकों के कारण हुआ। और यही कारण है कि आगे चलकर मगध ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो इस लेसन में हमने समझा कि मगध कैसे और क्यों सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जहां हम राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस काल की शासन प्रणाली को समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, 16 महाजनपद। सबसे पहले ये बताइए कि इन 16 महाजनपदों के नाम क्या थे और इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल। 16 महाजनपद प्राचीन भारत के वे प्रमुख राज्य थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों, विशेष रूप से अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इनमें प्रमुख हैं मगध, कोशल, वत्स, अवंती, काशी, कुरु, पांचाल, गांधार, मल्ल, वज्जी, चेदी, अस्मक, शूरसेन, मत्स्य, कंबोज और अंग। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में स्थित थे। जी हाँ, ये महाजनपद भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे, जैसे गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिम क्षेत्र और मध्य भारत। क्या इनमें से कुछ महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे? बिल्कुल। मगध, कोशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली महाजनपद माने जाते हैं। इनके पास मजबूत सेना, उपजाऊ भूमि और अच्छे संसाधन थे। तो क्या इन महाजनपदों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी? जी हाँ, सभी महाजनपद अपने क्षेत्र और शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहते थे। युद्ध और राजनीतिक गठबंधन इस समय आम बात थी।
क्या सभी महाजनपदों की शासन व्यवस्था एक जैसी थी? नहीं, इसमें भी विविधता थी। कुछ महाजनपद राजतंत्र थे जहां एक राजा शासन करता था, जबकि कुछ गणतंत्र थे जहां सत्ता एक समूह या सभा के हाथ में होती थी। क्या आप किसी गणतंत्र महाजनपद का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, वज्जी और मल्ल गणतंत्र के अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ शासन सभा द्वारा चलाया जाता था, जिसमें कई लोग निर्णय लेने में भाग लेते थे। यानी उस समय लोकतंत्र जैसी व्यवस्था की शुरुआत भी हो चुकी थी। बिल्कुल, ये इस काल की एक अनोखी विशेषता है। अब अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो क्या इन महाजनपदों की स्थिति भी उनके विकास में भूमिका निभाती थी? जी हाँ, बिल्कुल। जिन महाजनपदों के पास उपजाऊ भूमि, नदियां और व्यापार के मार्ग थे, वे अधिक तेजी से विकसित हुए। यानी प्राकृतिक संसाधन भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार थे। सही कहा आपने। यही कारण है कि मगध जैसे महाजनपद आगे चलकर सबसे शक्तिशाली बन गए। अगर हम इस पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 16 महाजनपद प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना के प्रमुख केंद्र थे, जिन्होंने आगे चलकर बड़े साम्राज्यों के निर्माण की नींव रखी। तो इस लेसन में हमने 16 महाजनपदों के नाम, उनकी विशेषताएं और उनकी भूमिका को समझा। अगले लेसन में हम विस्तार से जानेंगे मगध का उदय, जो इस काल का सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, महाजनपद काल की राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले ये बताइए कि इस समय शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बहुत अच्छा सवाल। महाजनपद काल में मुख्य रूप से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर था? राजतंत्र में शासन एक राजा के हाथ में होता था। राजा सर्वोच्च होता था और राज्य के सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे। यानी पूरी सत्ता एक व्यक्ति के पास होती थी? जी हाँ, लेकिन इसके विपरीत गणतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती थी, बल्कि एक समूह या सभा के पास होती थी। क्या इसका मतलब है कि कई लोग मिलकर निर्णय लेते थे? बिल्कुल। गणतंत्र में सभा या संघ के सदस्य मिलकर शासन चलाते थे और महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। क्या आप किसी गणतंत्र राज्य का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, वज्जी और मल्ल गणतंत्र के प्रमुख उदाहरण है। यहाँ शासन व्यवस्था अधिक सहभागी और सामूहिक थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस समय लोकतंत्र जैसी व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी? हाँ, इसे प्रारंभिक लोकतंत्र कहा जा सकता है। हालांकि ये आज के लोकतंत्र से अलग था, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी जरूर थी। अब अगर हम राजतंत्र की बात करें तो उसमें राजा की शक्ति कितनी होती थी? राजतंत्र में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वो सेना का प्रमुख होता था, न्याय देता था और प्रशासन को नियंत्रित करता था। क्या राजा के पास कोई सलाहकार भी होते थे? जी हाँ, राजा के पास मंत्रियों और सलाहकारों की एक परिषद होती थी, जो उसे निर्णय लेने में सहायता करती थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि दोनों व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ संतुलन था? बिल्कुल। जहाँ राजतंत्र में शक्ति केंद्रित थी, वहीं गणतंत्र में शक्ति का वितरण था। क्या इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष भी होता था? हाँ, कई बार राजतंत्रीय राज्य गणतंत्र राज्यों को अपने अधीन करने की कोशिश करते थे, जिससे संघर्ष होता था। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझे तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि महाजनपद काल की राजनीतिक व्यवस्था विविध और विकसित थी, जहाँ राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की प्रणालियां साथ साथ अस्तित्व में थीं। तो इस लेसन में हमने शासन व्यवस्था के दोनों रूपों को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमें इस काल के दैनिक जीवन की और स्पष्ट समझ मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस काल के व्यवहारिक जीवन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, महाजनपद काल का आर्थिक और सामाजिक जीवन। सबसे पहले ये बताइए कि इस समय लोगों की आजीविका किस प्रकार चलती थी? बहुत अच्छा सवाल। महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी। अब कृषि प्रमुख पेशा बन चुका था और लोग स्थायी रूप से बसकर खेती करने लगे थे। यानी अब जीवन पूरी तरह स्थिर हो गया था? जी हाँ, काफी हद तक। उपजाऊ भूमि, विशेषकर गंगा के मैदानों में कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होता था, जिससे समृद्धि बढ़ी। क्या इस समय केवल कृषि ही मुख्य आधार था या अन्य गतिविधियां भी थीं? कृषि के साथ साथ व्यापार और शिल्प कार्य भी तेजी से विकसित हो रहे थे। लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने लगे थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर आदि। तो क्या ये कहना सही होगा कि अब समाज में कार्यों का विभाजन स्पष्ट हो गया था? बिल्कुल। ये वही समय है जब पेशों के आधार पर समाज में अलग अलग वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। अब अगर हम व्यापार की बात करें तो वो किस प्रकार होता था? व्यापार अब पहले से ज्यादा संगठित हो चुका था। वस्तु विनिमय के साथ साथ धातु के सिक्कों का उपयोग भी शुरू हो गया था, जिन्हें पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता है। यानी अब लेन देन और आसान हो गया था? जी हाँ, इसके अलावा व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करने लगे थे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ा। क्या इस समय नगरों का विकास भी हुआ था? बिल्कुल। महाजनपद काल में नगरीकरण की शुरुआत हुई। राजधानी और व्यापारिक केंद्र विकसित हुए, जहां लोग बड़ी संख्या में बसने लगे। यानी ये समय केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी विकास का भी था।
सही कहा आपने। अब अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज अधिक संगठित और जटिल हो गया था। क्या वर्ण व्यवस्था का प्रभाव इस समय भी दिखाई देता है? जी हाँ, वर्ण व्यवस्था अब और अधिक मजबूत हो चुकी थी। समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था और सामाजिक अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता भी बढ़ी? बिल्कुल। जहां एक ओर समृद्धि बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर समाज में विभाजन और भेदभाव भी बढ़ रहा था। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि महाजनपद काल में आर्थिक जीवन विकसित और संगठित था, जिसमें कृषि, व्यापार और शिल्प का महत्वपूर्ण योगदान था, जबकि सामाजिक जीवन अधिक जटिल और विभाजित हो गया था। तो इस लेसन में हमने इस काल के आर्थिक और सामाजिक जीवन को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, जो इस काल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जानने वाले हैं जिसने पूरे विश्व को नई दिशा दी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन की ओर, गौतम बुद्ध का जीवन। सबसे पहले ये बताइए कि गौतम बुद्ध कौन थे और उन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने मानव जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। यानी वे एक राजकुमार थे? जी हाँ, सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और उनका जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन फिर भी वे जीवन के सच्चे अर्थ को लेकर चिंतित रहते थे। ऐसा क्या हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया? एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने समझा कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। क्या इसी कारण उन्होंने घर छोड़ दिया? बिल्कुल। लगभग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या और साधना की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया। क्या वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? जी हाँ, वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्षों में लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग सिखाया। उनकी मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। अगर हम उनके पूरे जीवन को एक वाक्य में समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन त्याग, ज्ञान और मानव कल्याण के लिए समर्पण की प्रेरणादायक कहानी है। तो इस लेसन में हमने गौतम बुद्ध के जीवन की पूरी यात्रा को समझा, जन्म से लेकर ज्ञान और उपदेश तक। अगले लेसन में हम उनके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से अहम भाग की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन की ओर, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। सबसे पहले ये बताइए कि गौतम बुद्ध ने लोगों को कौन सा मुख्य संदेश दिया? बहुत अच्छा सवाल। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था मानव जीवन के दुखों को समझना और उनसे मुक्ति का मार्ग बताना। उन्होंने अपने उपदेशों में बहुत सरल और व्यवहारिक बातों पर जोर दिया। तो क्या उनके सिद्धांत किसी जटिल कर्मकांड पर आधारित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कर्मकांडों और आडंबरों का विरोध किया और सरल जीवन, नैतिकता और आत्मसंयम पर जोर दिया। तो उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? बौद्ध धर्म के मूल में 4 आर्य सत्य आते हैं, जो उनकी शिक्षाओं का आधार है। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है, यानी इच्छा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी ये एक ऐसा मार्ग है जो जीवन को सही दिशा देता है? बिल्कुल, ये व्यक्ति को संतुलित और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। क्या बुद्ध ने कोई और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए थे? हाँ, उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है ना तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना और ना ही अत्यधिक कठोर तपस्या करना, बल्कि संतुलित जीवन जीना। यानी जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है। सही कहा आपने। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा, सत्य और करुणा पर भी विशेष जोर दिया। क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर की पूजा का महत्व था? नहीं, बौद्ध धर्म में ईश्वर की पूजा पर विशेष जोर नहीं दिया गया। ये अधिकतर नैतिकता और आत्मज्ञान पर आधारित है। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यावहारिक और मानव जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं, जो दुखों से मुक्ति का स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हैं।
तो इस लेसन में हमने बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ और ये इतना व्यापक कैसे बना। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस धर्म के विस्तार की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, बौद्ध धर्म का प्रसार। सबसे पहले ये बताइए कि बौद्ध धर्म इतनी तेजी से कैसे फैला? बहुत अच्छा सवाल। बौद्ध धर्म के प्रसार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे बड़ा कारण था इसके सिद्धांतों की सरलता और व्यवहारिकता। यानी आम लोग इसे आसानी से समझ और अपना सकते थे? बिल्कुल। बुद्ध ने अपने उपदेश सरल भाषा में दिए, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें समझ सका। क्या इसमें किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं था? नहीं, बौद्ध धर्म में सभी को समान माना गया। इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं था, जिससे समाज के निचले वर्गों में ये तेजी से लोकप्रिय हुआ। क्या केवल सिद्धांतों की सरलता ही इसका कारण थी या और भी कुछ कारण थे? और भी कारण थे। बौद्ध संघों की स्थापना ने इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षु और भिक्षुणियां विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते थे। यानी ये एक संगठित रूप में फैलाया गया धर्म था? जी हाँ। इसके अलावा राजाओं का समर्थन भी एक बड़ा कारण था। क्या आप किसी ऐसे शासक का नाम बता सकते हैं जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया? सबसे प्रमुख नाम सम्राट अशोक का है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने राज्य के साथ साथ अन्य देशों में भी फैलाया। यानी अशोक के कारण बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी गया? बिल्कुल। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, चीन और अन्य क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। क्या बौद्ध धर्म के प्रसार में किसी स्थापत्य या स्मारकों की भी भूमिका थी? जी हाँ। स्तूप, विहार और चैत्य जैसे निर्माण बौद्ध धर्म के केंद्र बने। ये स्थान शिक्षा और उपदेश के प्रमुख केंद्र थे। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझे तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार इसकी सरलता, समानता, संघ व्यवस्था और राजकीय समर्थन के कारण बहुत तेजी से हुआ। तो इस लेसन में हमने समझा कि बौद्ध धर्म कैसे और क्यों इतना व्यापक हुआ। अगले लेसन में हम जानेंगे महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम एक और महान व्यक्तित्व की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, महावीर स्वामी का जीवन। सबसे पहले ये बताइए कि महावीर स्वामी कौन थे और उन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने लोगों को अहिंसा, सत्य और संयम का मार्ग दिखाया और जैन धर्म को व्यवस्थित रूप दिया। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थीं। क्या वे भी राजकुमार थे जैसे गौतम बुद्ध? जी हाँ, वे भी एक समृद्ध और राज परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। तो क्या उन्होंने भी गृह त्याग किया था? बिल्कुल। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की। इस दौरान उन्होंने अत्यंत संयमित और कठिन जीवन व्यतीत किया। क्या इसी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? जी हाँ, 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे महावीर या जिन कहलाए, जिसका अर्थ है विजेता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शेष जीवन में लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर विशेष जोर दिया। उनकी मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी का निर्वाण लगभग 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। अगर हम उनके पूरे जीवन को एक वाक्य में समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मसंयम का अद्भुत उदाहरण है, जिसने मानवता को अहिंसा और सादगी का मार्ग दिखाया। तो इस लेसन में हमने महावीर स्वामी की जीवन की पूरी यात्रा को समझा, जन्म से लेकर ज्ञान और उपदेश तक। अगले लेसन में हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो इस धर्म का मूल आधार है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन की ओर, जैन धर्म के सिद्धांत। सबसे पहले ये बताइए कि जैन धर्म का मूल आधार क्या है? बहुत अच्छा सवाल। जैन धर्म का मूल आधार है अहिंसा और आत्मसंयम। ये धर्म सिखाता है कि हर जीव में आत्मा होती है और किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना पाप है। यानी अहिंसा केवल इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए है। बिल्कुल। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन धर्म के 5 मुख्य व्रत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या आप इन्हें थोड़ा सरल तरीके से समझा सकते हैं? जरूर। अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना।
ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपरिग्रह, अधिक संपत्ति या वस्तुओं का संग्रह न करना। यानी ये एक अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देता है। सही कहा आपने। इसके अलावा जैन धर्म में त्रिरत्न का भी बहुत महत्व है। त्रिरत्न क्या होते हैं? त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यानी सही सोच, सही ज्ञान और सही आचरण, यही मोक्ष का मार्ग है। बिल्कुल, यही जैन धर्म की मूल शिक्षा है। क्या जैन धर्म में ईश्वर की पूजा का महत्व है? जैन धर्म में सृष्टि के निर्माता के रूप में किसी ईश्वर की अवधारणा नहीं है। ये आत्मा की शुद्धि और कर्मों के फल पर आधारित है। यानी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। सही कहा आपने। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आधार है। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत अत्यंत अनुशासित, नैतिक और सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां अहिंसा और आत्मसंयम सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस लेसन में हमने जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों, 5 व्रत और त्रिरत्न को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम बौद्ध और जैन धर्म के बीच अंतर को समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और बेहद महत्वपूर्ण लेसन की ओर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच अंतर। सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों धर्मों में समानताएं क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक परंपराओं के विरोध के रूप में उभरे थे। दोनों ने कर्मकांड, यज्ञ और जाति व्यवस्था का विरोध किया और सरल जीवन पर जोर दिया। यानी दोनों धर्म समाज में सुधार लाने के लिए सामने आए थे? बिल्कुल। दोनों ने अहिंसा, नैतिकता और आत्मसंयम को महत्व दिया और लोगों को एक सादा और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाया। अब अगर हम इनके अंतर की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर उनके सिद्धांतों और दृष्टिकोण में है। जैन धर्म अहिंसा को अत्यंत कठोर रूप में अपनाता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का पालन करता है। यानी जैन धर्म अधिक कठोर और अनुशासित है? जी हाँ, जैन धर्म में तपस्या और आत्मसंयम पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म संतुलित जीवन पर ध्यान देता है। क्या इनके मोक्ष के विचार भी अलग हैं? हाँ, जैन धर्म में मोक्ष आत्मा की शुद्धि और कर्मों से मुक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दुखों से पूर्ण मुक्ति। क्या इनके धार्मिक ग्रंथ भी अलग अलग हैं? बिल्कुल। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, जबकि जैन धर्म के ग्रंथ आगम के नाम से जाने जाते हैं। क्या इनके संस्थापक भी अलग अलग थे? जी हाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जबकि जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। अगर हम इनके प्रसार की बात करें तो क्या दोनों का प्रभाव समान था? नहीं, बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक व्यापक हुआ, विशेष रूप से सम्राट अशोक के कारण। जैन धर्म का प्रसार अपेक्षाकृत सीमित रहा, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म में कई समानताएं होने के बावजूद उनके सिद्धांतों, जीवन दृष्टिकोण और व्यवहार में स्पष्ट अंतर है। तो इस लेसन में हमने दोनों धर्मों के बीच समानता और अंतर को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम इस पूरे अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे, ताकि सभी महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से स्पष्ट हो जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस पूरे विषय को एक साथ जोड़कर समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस अध्याय के अंतिम लेसन में, क्विक रिवीजन और कंक्लूजन। सबसे पहले क्या हम पूरे अध्याय को एक सरल तरीके से दोहरा सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम पूरे अध्याय को समझें तो ये वो समय था जब वैदिक काल के बाद भारत में बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। तो महाजनपद क्या थे, इसे एक लाइन में कैसे समझेंगे? महाजनपद वे बड़े और शक्तिशाली राज्य थे जो छोटे छोटे जनपदों के विकास से बने थे। कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध के शक्तिशाली बनने के मुख्य कारण क्या थे? उसकी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे के संसाधन, नदियों का जाल और कुशल शासक, ये सभी कारण उसके उदय के लिए जिम्मेदार थे। अब अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो उसमें क्या विशेषता थी? इस समय 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र में राजा शासन करता था, जबकि गणतंत्र में सभा के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे। आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया? कृषि, व्यापार और शिल्प का विकास हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लेकिन साथ ही समाज अधिक जटिल और विभाजित भी हो गया। अब अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य था मानव जीवन के दुखों को समझना और उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाना। इसके लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग महत्वपूर्ण है। और जैन धर्म का मुख्य आधार क्या है? जैन धर्म का मुख्य आधार है अहिंसा और आत्मसंयम। इसके 5 व्रत और त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। अगर हम दोनों धर्मों को एक साथ देखें तो क्या समझ में आता है? दोनों धर्मों ने समाज को सरल, नैतिक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी, लेकिन उनके सिद्धांत और दृष्टिकोण अलग अलग थे। अगर हम पूरे अध्याय को एक वाक्य में समझें तो क्या कह सकते हैं?
हम ये कह सकते हैं कि ये काल राजनीतिक शक्ति के विस्तार और नए धार्मिक विचारों के उदय का समय था, जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। तो इस लेसन के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को एक बार फिर से स्पष्ट रूप में समझ लिया। अब ये विषय आपके लिए न केवल आसान हो गया है, बल्कि परीक्षा के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अगले भाग में हम प्राचीन भारत के अगले महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने ज्ञान को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस विस्तृत चर्चा के साथ हम प्राचीन भारत के इस महत्वपूर्ण अध्याय महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस पूरे ऑडियो एपिसोड में हमने क्रमबद्ध तरीके से हर महत्वपूर्ण पहलू को समझा। महाजनपदों का उदय, मगध की शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक जीवन और साथ ही गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी के जीवन और उनके सिद्धांतों को भी विस्तार से जाना। हमारी कोशिश यही रही कि ये विषय आपके लिए केवल तथ्यों का संग्रह ना होकर एक स्पष्ट और जुड़ी हुई समझ बने, जिसे आप आसानी से याद रख सकें। अगर ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। और ऐसे ही सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित ऑडियो बुक कंटेंट के लिए हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड्स में हम प्राचीन भारत के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों को भी इसी तरह विस्तार से समझेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। अगले भाग में हम एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे, जो आपकी समझ को और भी गहरा करेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।